स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो भारत के फ्यूचर को बदल सकता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रेवोल्यूशन। हाँ दोस्तों, भारतीय गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्राइवेट कार्स में 30%, कॉमर्शियल व्हीकल्स में 70%, बसेस में 40%, टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स में 80% हो जाए। ये 2030 तक इंडियन रोड्स पर 80 मिलियन के करीब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एम्बिशियस गोल के बराबर है। लेकिन अभी तक का सीन देखें तो प्राइवेट व्हीकल्स सेल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2 या 3% के आसपास हैं। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा सपना सिर्फ 5 सालों में सच कैसे होगा? क्या सिर्फ अपने दम पे इंडिया ये कर लेगा या हमें ग्लोबल प्लेयर्स की जरूरत पड़ेगी? एक एग्जांपल लेते हैं, टेस्ला। हाँ दोस्तों, वही एलॉन मस्क वाली कंपनी जो दुनिया में ईवी का किंग बनी हुई है। सोचो अगर टेस्ला इंडिया में आ जाए तो गेम चेंज हो सकता है ना। मस्क भाई भी पिछले कुछ सालों में इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी सरकार ने इनसे कहा कि भाई पहले आप फैक्ट्री लगाओ और वो भी भारत में, लोकल मैन्युफैक्चरिंग करो और तब हम आपको भारत में एंट्री देंगे। लेकिन अब 2025 में सीन बदल रहा है। गवर्नमेंट एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाई है जिसमें टेस्ला जैसे ग्लोबल प्लेयर्स को इंसेंटिव्स देने की बात की गई है। मतलब इंडिया में आओ, यहां इन्वेस्ट करो, अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहीं पे बनाओ। अब ये पॉलिसी एक बड़ा ट्विस्ट है, पर सवाल ये है कि क्या टेस्ला सच में इंडिया के ईवी मार्केट का गेम चेंजर बनेगा? क्या ये सरकार के 30% ईवी पेनिट्रेशन वाले सपने को 2030 तक सच करके देगा? थोड़ा और गहराई से सोचते हैं दोस्तों, टेस्ला के आने से डोमेस्टिक ऑटोमेकर्स जैसे कि टाटा, महिंद्रा, एमजी पे क्या असर पड़ेगा? ये एक नए कंपटीशन की शुरुआत होगी या साथ मिलकर काम करने का मौका? और यह भी सोचिए कि अगर टेस्ला यहां ईवीज बनाने लगे तो इंडिया का ऑयल इंपोर्ट का बोझ कम हो सकता है। मतलब पेट्रोल और डीजल पे खर्चा कम होगा, यानी हमारी इकोनॉमी के लिए यह बड़ी जीत होगी क्योंकि हम अपना इंपोर्ट बिल कम कर पाएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल और है कि क्या टेस्ला सिर्फ एक कार मेकर बन के आएगा इंडिया में, या इससे कोई स्ट्रैटेजिक फायदा भी होगा, जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉब्स या ग्लोबल स्टेज पे इंडिया का नाम? तो चलिए इन सब मुद्दों को अभी एक एक करके समझते हैं, क्योंकि सब जगह नैरेटिव ये है कि टेस्ला आएगा तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री का ये हो जाएगा, दिस दैट, बट कहानी कुछ और ही है दोस्तों। तो सबसे पहले अब जब टेस्ला के इंडिया में आने की बात हो रही है तो सरकार ने उसके सामने कुछ शर्तें रखी हैं। गवर्नमेंट बोल रही है कि टेस्ला भाई इंडिया में आना है तो आओ, लेकिन ये ध्यान रखना कि सिर्फ इंपोर्ट से ही भारत की मार्केट को फ्लड मत कर देना, यहां तुम्हें फैक्ट्री लगानी होगी। अब क्या मतलब है इसका? तो 2024-25 की नई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी के तहत अगर कोई भी फॉरेन प्लेयर जैसे कि टेस्ला इंडिया में प्लांट लगाना चाहता है तो उसे कम से कम 500 मिलियन यानी लगभग 4150 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और 3 साल के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में शुरू करनी होगी। तो इसके बाद ही उन्हें इंपोर्ट ड्यूटीज में बड़ी राहत मिलेगी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो इंपोर्ट ड्यूटीज में राहत नहीं मिलेगी। अब इस पॉलिसी के अंदर टेस्ला जैसी कंपनी 5 साल तक हर साल अगर वो इन्वेस्टमेंट करती है तो 8000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स 15% के सिर्फ कंसेशनल ड्यूटी पर इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि पहले इंडिया के नॉर्मल जो 70 से 110% तक का इंपोर्ट टैक्स था उसके मुकाबले बहुत कम होंगी। लेकिन दोस्तों ये फायदा तभी मिलेगा जब कंपनी इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन की कंडीशंस पूरी करती रहे, और इसके लिए टारगेट्स भी रखे गए हैं। एग्जाम्पल के लिए 3 साल में प्लांट शुरू करके एक स्पेसिफाइड डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन भी कंपनी को अचीव करना है। पॉलिसी के मुताबिक कंपनी 3 साल में 25% और 5 साल में 50% लोकल कंपोनेंट्स भारत में बना के ही यूज करेगी। मतलब मेक इन इंडिया पे जोर है। पहले कमिटमेंट एलन भाई, फिर कंसेशन। पहले इंडिया ईवी इंपोर्ट्स पर बहुत हैवी टैरिफ लगाता था, सीबीयू यानी कि कंप्लीटली बिल्ट अप यूनिट पे। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कार कोई पूरी की पूरी बाहर से बन के भारत में इंपोर्ट करी जा रही है तो उसके ऊपर 100% तक इंपोर्ट ड्यूटी थी, जिससे टेस्ला जैसी कंपनीज भारत में आने से मना करती थी। अब एलॉन मस्क तो बोल चुके हैं कि भाई ये दुनिया का सबसे ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज भी है, पर अब प्राइम मिनिस्टर मोदी के इंटरवेंशन और जून 2023 में मस्क से मुलाकात के बाद सीन बदला बदला लगता है। मस्क ने कहा कि एक $24,000 यानी इंडियन रुपीस में लगभग वो 20 लाख के आसपास का अमाउंट बनेगा, वो इस अमाउंट की फोर्डेबल टेस्ला भारत में बनाएगा। बस थोड़ी ड्यूटी और कम कर दीजिए मेरे लिए। लेकिन अब नई पॉलिसी इसके साथ फिट बैठती है। अब एलॉन मस्क का कहना था कि भाई मैं भारत के लिए $24,000 यानी कि इंडियन रुपीस में वो लगभग 20 लाख रुपए की अमाउंट बनती है, तो एक अफोर्डेबल टेस्ला भारत में बनाऊंगा, बस मेरे लिए थोड़ी ड्यूटीज कम कर दो। लेकिन अब नई पॉलिसी इसके अकॉर्डिंग फिट बैठती है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि टाटा और महिंद्रा जैसे डोमेस्टिक प्लेयर्स इसको कैसे देखते हैं?
देखिए, उन्हें फर्स्ट रिएक्शन में इससे थोड़ी सी टेंशन होती है। उनका कहना है कि भाई अगर टेस्ला सस्ते इंपोर्ट से मार्केट छीन लेगा तो हमारा क्या होगा। तो शायद इसके लिए ही सरकार ने ये बैलेंस रखा है। ड्यूटी कट 5 साल तक की है और उतनी ही कार्स के लिए जितना टेस्ला प्लेयर इन्वेस्ट करेगा। ड्यूटी फॉरगॉन लिमिट रखी गई है वो $800 मिलियन के आसपास की। अब इसके साथ ही एक और रूल ड्राफ्ट किया गया है कि भाई अगर टेस्ला आए और टेस्ला अपना पूरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ चार्जिंग नेटवर्क बना के ना काउंट कर ले। ड्राफ्ट के मुताबिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाले खर्चे को टोटल कमिटेड इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम 5% ही माना जाएगा। अब इससे यह इंश्योर होगा कि असली पैसा जो है वो फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में जाए, ना कि सुपर चार्जर्स लगाने में। तो दोस्तों, इससे यह सीन अभी बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि भाई अगर टेस्ला इंडिया में आना चाहता है तो सिर्फ बायर सेलर वाला खेल नहीं चलेगा भाई, उसे इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। और पॉलिसी मेकर्स का यह मानना है कि भाई इससे आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट मिलेगा, न्यू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, लोकल सप्लायर्स को मौका मिलेगा और इंडिया में एक सॉलिड ईवी मैन्युफैक्चरिंग बेस या इकोसिस्टम खड़ा होगा। अब सिंपल बात है, इंडिया में खेलना है तो इंडिया में ही आपको मार्केट के लिए प्रोडक्ट बनाना होगा। यह सरकार का एक प्रोटेक्टिव अंदाज भी है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इन्वाइट करने का तरीका भी। टेस्ला के साथ साथ वियतनाम की विनफास्ट जैसे प्लेयर्स ऑलरेडी इन द लाइन है। अब दोस्तों, अगले एस्पेक्ट की बात करें तो जब हमने टेस्ला को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा बनाने की बात कर ली है तो अब जरा इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे भी नजर डाल लेते हैं कि क्या क्या फायदे टेस्ला के साथ भारत को मिल सकते हैं। चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं। देखिए, टेस्ला के आने से पहला फायदा है कंपटीशन का धमाका। अभी इंडियन ईवी मार्केट में लार्जली टाटा मोटर्स जैसी कंपनीज डोमिनेट कर रही हैं। 2023 में टाटा का ईवी कार्स में 73% मार्केट शेयर था। अब ये कुछ डाउन आया है एमजी की वजह से, लेकिन अभी भी टाटा, एमजी और महिंद्रा 3 बड़े डोमिनेंट प्लेयर्स हैं। लेकिन टेस्ला जैसे बड़े प्लेयर्स के आने से लोकल कंपनीज को अपने प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की प्रेरणा मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए चाइना की एक केस स्टडी देखते हैं तो चाइना ने 2008-9 के आसपास से अपना यह सफर शुरू करा था और 2019 में चाइना टेस्ला की एंट्री कराता है। और यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि चाइना ने आज तक जितनी भी मेजॉरिटी ऑफ द फॉरेन कंपनीज को इनवाइट करा है तो चाइनीज गवर्नमेंट का कहना होता है कि भाई आप चाइना में आओ, हमारी किसी सरकारी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाओ और फिर आप अपने ऑपरेशंस रन करो। लेकिन टेस्ला के केस में टेस्ला को एक एक्सेप्शन दी गई। 100% इन्वेस्टमेंट के साथ टेस्ला ने अपनी शंघाई गीगा फैक्ट्री लगाई और आज के दौर में वो 7.5 लाख यूनिट पर ईयर प्रोड्यूस कर रही है। अब इस चाइनीज केस स्टडी के मुताबिक जब टेस्ला ने चाइना में एंट्री मारी तो उसके आने से ईवी की डिमांड ओवरऑल बढ़ी, लोगों का कॉन्फिडेंस ईवी इंडस्ट्री में बूस्ट हुआ और लोगों ने ज्यादा ईवी कार्स खरीदना शुरू कर दिया, जिससे जब ओवरऑल डिमांड बढ़ी तो वहां की डोमेस्टिक कंपनीज ने भी इसका लाभ उठाया। अब इंडिया में भी यह हो सकता है तो टेस्ला हाई एंड सेगमेंट में शुरुआत करेगा तो शायद टाटा, महिंद्रा जैसे प्लेयर्स पर तुरंत इसका इंपैक्ट ना पड़े। पर जैसे जैसे टेस्ला, जो उसने बोला था कि $24,000 वाली अफोर्डेबल कार लेकर आएगी तो लोकल प्लेयर्स को इनोवेशन और वैल्यू एडिशन बढ़ानी पड़ेगी। और इसका रिजल्ट क्या होगा? कंज्यूमर्स के लिए बेहतर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और टेक्नोलॉजी का पेस भारत में तेज होगा। दोस्तों, टेस्ला के आने से दूसरा फायदा है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में, यानी चार्जिंग का जादू। टेस्ला अपने सुपर चार्जर्स के लिए बहुत फेमस है। टेस्ला जहां भी जाता है वहां अपने सुपर चार्जर स्टेशंस लगाती है और इंडिया में भी ये लाने वाला है, जिसके लिए उसने चार्जिंग डेवलपर की हायरिंग ऑलरेडी शुरू कर दी है। 2023 की शुरुआत में पूरे इंडिया में सिर्फ 5300 पब्लिक चार्जर्स थे, जिसकी वजह से ईवी बायर्स को रेंज एंजाइटी और चार्जिंग की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अब टेस्ला के आने से ये जो शॉर्टफॉल था उसे पूरा किया जा सकता है, क्योंकि टेस्ला अपने कंज्यूमर्स के लिए खुद ही काफी चार्जर्स इंस्टॉल करेगा। अब इससे पूरे इकोसिस्टम को बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि टेस्ला के चार्जर्स ना सिर्फ उनके कस्टमर्स बल्कि बाकी पब्लिक, अगर हम स्टैंडर्ड रूल्स खुले रखते हैं तो उसे यूज कर पाएंगे। अब इससे ईवी एडॉप्शन को भी स्पीड मिलेगी। जब ओवरऑल डिमांड में बूस्ट आएगा तो लोकल जो अपने ब्रांड्स हैं उनको भी अपना बेचने का मौका ज्यादा मिलेगा। अब अगला, टेस्ला की फैक्ट्री और बिजनेस से भारत में सिग्निफिकेंट एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा। अभी जिस पॉलिसी फ्रेमवर्क में $500 मिलियन मिनिमम इन्वेस्टमेंट की शर्त है, उससे इतना तो तय है कि टेस्ला जैसे हर एक एंट्रेंट से कम 4000+ करोड़ का भारतीय गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट आएगा। और ये तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। टेस्ला का एक टिपिकल गीगा फैक्ट्री प्रोजेक्ट ओवर द इयर्स $5 to $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट तक जा सकता है, अगर डिमांड अच्छी रही तो। अब टेस्ला के आने से पूरा लोकल सप्लाई चेन भी इसका फायदा उठाएगा। लोकल सप्लायर्स, बैटरी मेकर्स को एक मौका मिलेगा, प्लस मेक इन इंडिया कार्स एक्सपोर्ट हो पाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे टेस्ला चाइना में बना के यूरोप को एक्सपोर्ट करता है। आपको ये बात जान के हैरानी भी होगी, इसमें टेस्ला के लिए भी एक बेनिफिट बोला जाता है कि चाइना की जो गीगा फैक्ट्री है वहां से वो अपनी कार्स बना के, टेस्ला की कार्स बना के यूरोपियन मार्केट में भेजता है।
अब अगर इंडिया वो गीगा फैक्ट्री टेस्ला से हासिल कर लेता है तो मेक इन इंडिया कार्स यूरोप को एक्सपोर्ट करना टेस्ला के लिए भी इकोनॉमिकल हो जाएगा और भारत की मेक इन इंडिया ब्रांडिंग भी बढ़ेगी। अब इससे एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ेगा, जीडीपी को लिफ्ट भी मिलेगा। अब एक एस्टिमेट है कि 2030 तक इंडिया का ईवी मार्केट $206 बिलियन का हो सकता है। इसके अलावा टेस्ला से एक चौथा बेनिफिट स्ट्रैटेजिक फील्ड में भी मिल सकता है। टेस्ला के आने से इंडो यूएस टाइज मजबूत होंगे, ऑयल इंपोर्ट पे लगाम लगेगी। जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 का है, उसमें ये खर्चा $120 बिलियन का था। एक स्टडी CEEW के मुताबिक 30% ईवी एडॉप्शन से हमारे ऑयल के इंपोर्ट खर्चे के ऊपर 1.1 लाख करोड़ रुपीस बच सकते हैं। अब ये बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक गेन होगा दोस्तों, क्योंकि हमारा ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस ज्यादातर वेस्ट एशिया से कम होगा और एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी। क्लाइमेट डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टेस्ला का आना इंडिया के क्लीन एनर्जी कमिटमेंट्स को क्रेडेंस देगा और हम पेरिस अग्रीमेंट के टारगेट्स अचीव करने की, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेट जीरो एमिशंस जो हमें 2070 तक अचीव करनी है, उसकी ओर भी एक कदम बढ़ा पाएंगे। अब दोस्तों एक रिवर्स सिनेरियो भी इमेजिन करते हैं कि भाई अगर टेस्ला नहीं आता तो देखिए एक रिस्क ये भी है कि चाइनीज बेस्ड ईवी कंपनीज जैसे कि BYD है, बिल्ड योर ड्रीम्स, वो यहां पे आके डोमिनेट करने लगेगी। ऑलरेडी MG इंडिया के टॉप 2 ईवी मेकर्स बन गया है। BYD ने भी रिटेल एंट्री कर ली है, हालांकि गवर्नमेंट ने BYD का प्लांट रोक दिया था। वो BYD जो मेगा इंजीनियरिंग है साउथ की कंपनी, उसके साथ टाई अप में चलता है और उसने 80 to 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्लांट का ऑलरेडी गवर्नमेंट को प्रपोजल दे दिया था। लेकिन गवर्नमेंट ने यह सिग्नल दिया कि इससे चाइना की ओवर डोमिनेंस हो जाएगी। और अगर आपको पता हो तो जितने भी हमारे नेबर्स हैं इनमें से अगर भारत को इन्वेस्टमेंट आनी है तो वो डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री अप्रूव करती है। तो वो जो नेबरहुड वाली पॉलिसी के जरिए कि यहां से इन्वेस्टमेंट आएगी तो होम मिनिस्ट्री करेगी, तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमने उसको मना कर दिया था। अब ऐसे में दोस्तों टेस्ला इस बैलेंस को इंडिया के फेवर में कर देगा। इसका एक बड़ा स्ट्रैटेजिक एंगल भी है। टेस्ला का इंडिया में बेस होना हमें ग्लोबल ईवी सप्लाई चेन में एक बड़ी सीट दिलाएगा। आज बैटरीज के लिए मिनरल्स जो हैं वो अफ्रीका, साउथ अमेरिका से निकालकर चाइना जाते हैं और फिर वहां रिफाइन होकर गाड़ियों में लगते हैं। पर कल को दोस्तों अगर इस चेन में इंडिया की एंट्री होती है तो लिथियम हमारे पास है, यहीं रिफाइनिंग होगी, सेल मैन्युफैक्चरिंग यहां होगा और गाड़ियां भी यहां पे बनेंगी। और इसका मतलब इंडिया की क्लाइमेट नेगोशिएशंस में बार्गेनिंग पावर भी बढ़ जाएगी। क्योंकि इंडिया 2070 नेट जीरो कमिटमेंट के रास्ते में है और ईवी ट्रांजिशन उसका एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। अब ऐसे में अगर इंडिया इस ट्रांजिशन का मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए तो हम ग्लोबल मार्केट्स में ईवी एक्सपोर्ट करके इकोनॉमिकली साथ साथ अफ्रीका और लैटिन जैसे देशों को अफोर्डेबल ईवी सप्लाई भी दे सकते हैं। और यह सॉफ्ट पावर और ट्रेड दोनों के लिए एक प्लस पॉइंट होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों हम क्लाइमेट का इकोनॉमिक एस्पेक्ट का भी फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको याद हो तो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स में क्लाइमेट की दुनिया में एक प्रोग्राम आया था, कार्बन क्रेडिट्स प्रोग्राम, जिसके जरिए जो कंपनीज या जो देश अभी भी अपनी प्रोडक्शन का मेजर हिस्सा, मैन्युफैक्चरिंग का मेजर हिस्सा ऐसी इंडस्ट्री से कर रहे हैं जिसमें अभी भी कोयला वगैरह यूज होता है, जिससे पॉल्यूशन होता है, एंड उसका अगर हम कंपैरिजन करें उन देशों के साथ जो ग्रीन एनर्जी से अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उन देशों को कार्बन क्रेडिट्स के रूप में इन देशों को पैसा देना होता है। तो इंडिया वहां पे भी पैसा सीख कर सकता है। अब यूरोप भी इसमें पार्टनर बन सकता है। इंडिया में टेस्ला का बेस जर्मनी के वॉक्सवैगन, BMW जैसे ऑटोमेकर्स को कॉन्फिडेंस भी देगा। बॉश जैसे सप्लायर्स पहले से यहां प्लांट्स लगा रहे हैं, टेस्ला आया तो और भी कॉन्फिडेंस आएगा और इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम भी दोस्तों मजबूत हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसका एक डिफेंस वाला एंगल भी है। देखो ऑयल डिपेंडेंस कम करना एक नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ऑयल इंपोर्ट्स में मिडिल ईस्ट का वॉलेटिलिटी इफेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 दिन पहले फिर से इजराइल ने 18 मार्च की रात को, लगभग वो 2:30 बजे का टाइम था, फिर से गाजा पे अटैक कर दिया। और उसी दिन अगर आप देखो तो जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है, जो रेट डिसाइड करता है मिडिल ईस्ट में तेल का, क्रूड ऑयल का, कच्चे तेल का, वो अपने 2 वीक्स हाई पे चला गया। तो ये जो मिडिल ईस्ट की वॉलेटिलिटी है इसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। अब ईवी से हम एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ा पाएंगे और अगर बैटरीज भी इंडिया में बनती हैं तो फ्यूचर में मिलिट्री के लिए भी इंडिजिनस बैटरी टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी, स्पेशली ड्रोन्स और ईवी मिलिट्री व्हीकल्स में। अब बात दोस्तों जॉब्स और स्किल्स की करें तो टेस्ला का इन्वेस्टमेंट थाउजेंड्स ऑफ डायरेक्ट जॉब्स लाएगा, फैक्ट्री वर्कर्स, इंजीनियर्स और इनडायरेक्टली लाखों में रोजगार। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स कहते हैं कि भाई 2030 तक ईवी सेक्टर 1 करोड़ डायरेक्ट और 5 करोड़ इनडायरेक्ट जॉब्स दे सकता है। जब पूरा इकोसिस्टम मैन्युफैक्चरिंग, चार्जिंग, सर्विसेज अपनी पूरी पोटेंशियल पे होगा तो ये नंबर डेफिनेटली अचीव होगा और टेस्ला इसको हकीकत बनाने में भारत की हेल्प कर सकता है। अभी भी टेस्ला ने मुंबई और दिल्ली में 13 रोल्स के लिए हायरिंग शुरू कर दी है। अब दोस्तों अगर फैक्ट्री बनी तो ऑटोमोटिव इंजीनियर, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स, बैटरी स्पेशलिस्ट के लिए डिमांड भी बढ़ेगी, जिससे अगर आपको याद हो हमने जो एस्पेक्ट भारत वर्सेस वर्ल्ड वाली वीडियो में डिस्कस करा था, हम उससे अपना ब्रेन ड्रेन भी रोक पाएंगे। अब देखिए अगर दोस्तों इसमें हम सरकार की बात करें तो सरकार अभी से स्किलिंग प्रोग्राम चला सकती है।
ओवरऑल देखिए जॉब क्रिएशन सिर्फ नंबर्स में ही नहीं, उससे हमें क्वालिटी भी अचीव हो सकती है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जॉब से जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है वो भी डेवलप होगा। हालांकि कुछ ट्रेडिशनल जो आईसी इंटरनल कंबशन इंजन जो आज की कार्स वगैरह में चलता है, उसकी इंडस्ट्री में जो जॉब्स हैं वो लॉन्ग टर्म में कम होंगी, पर ईवी स्किल्स का इकोसिस्टम दोस्तों बना रहेगा। आर&डी हो गया, रिसाइकलिंग तक का फायदा सब लोगों को पहुंचेगा। अब दोस्तों इस सब के बाद अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें और या क्लाइमेट डिप्लोमेसी की बात करें और इंटरनेशनल क्लाइमेट कमिटमेंट्स की बात करें, तो देखिए भारत क्लाइमेट चेंज के खिलाफ कब से लड़ रहा है। 2015 में जब पेरिस समिट हुआ था तो आवर प्राइम मिनिस्टर वाज वन ऑफ द लीडर्स जिन्होंने फोरफ्रंट पर रह के इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे इनिशिएटिव्स भी चलाए थे। और इस जंग में ईवीज भारत का एक बड़ा हथियार हो सकता है। COP26 में हमने बोला कि 2070 तक नेट जीरो और 2030 तक अपनी जीडीपी इमिशन इंटेंसिटी हम 45% तक कम करेंगे। जीडीपी इमिशन इंटेंसिटी का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक यूनिट ऑफ इंडियन जीडीपी बनाने में हम कितनी एमिशंस कर रहे हैं। अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर इंडिया के टोटल कार्बन एमिशंस का 13% कंट्रीब्यूट करता है और शहरों में 40% पॉल्यूशन व्हीकल्स की वजह से होता है। टेस्ला जैसे ईवीज या ओवरऑल ईवी इंडस्ट्री जब टेस्ला की वजह से डेवलप होगी तो जीरो टेल पाइप एमिशन से ये प्रॉब्लम सीधा टैकल हो सकता है। एक एनालिसिस के मुताबिक अगर 2030 तक 30% व्हीकल सेल्स ईवी की हुई तो हम 846 मिलियन टन एमिशंस कम कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा नंबर है। कंपेयर करें तो ये जर्मनी के पूरे साल के एमिशंस के बराबर है। प्लस इससे 474 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट तेल बचेगा। मतलब 15 लाख करोड़ रुपए के ऑयल इंपोर्ट से भारत को छुट्टी मिल जाएगी। ऑपरेशनल लेवल पर भी देखें तो हर इलेक्ट्रिक कार साल में 1.5 से 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम करती है अगर हम इसको आईसी से कंपेयर करें तो। अभी दोस्तों इंडियन ग्रिड 25 से 30% है। मतलब दोस्तों ईवीज का कार्बन फुटप्रिंट टाइम के साथ और बेहतर होगा और बिजली भी हमारी ग्रीनर होगी। देखिए टेस्ला के आने से ईवी अपटेक में एक्सेलरेशन आएगा और ये क्लाइमेट गोल्स में भी कंट्रीब्यूट करेगा। अगर हाई एंड कस्टमर्स टेस्ला खरीदेंगे तो इनडायरेक्टली पेट्रोल लग्जरी एसयूवीज कम चलेंगे, जिनके दोस्तों एमिशंस भी बहुत हाई होते हैं। क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि भाई इसकी तो एवरेज बहुत कम है, तो उसका मतलब यही है कि वो उतना ज्यादा तेल की खपत ज्यादा हो रही है और एमिशन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। शहरों में भी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जिसकी वजह से हर साल दिल्ली न्यूज में रहता है वो दूसरा NOx पॉल्यूशन जो व्हीकुलर पॉल्यूशन से आता है। तो ऑलरेडी दिल्ली जैसे शहर हैं जो उन्होंने देखा है कि जब लॉकडाउन में व्हीकल्स बंद हुए थे तो एयर क्वालिटी इंप्रूव हुई थी। हालांकि ईवीज परमानेंट लॉकडाउन जैसा इफेक्ट तो नहीं ला पाएंगे, पर मेजर इंप्रूवमेंट डेफिनेटली ला सकते। अब एस्टिमेट्स हैं कि दिल्ली में 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आने से पार्टिकुलेट मैटर 2.5 15 से 20% तक घट सकता है और साथ ही नॉइस पॉल्यूशन भी कम होगा क्योंकि ईवीज चुपचाप चलती है दोस्तों। अब दोस्तों इन सब पॉजिटिव्स को देखते हुए एक बात क्लियर है कि अगर सरकार इस अपॉर्चुनिटी को सही से संभाले तो टेस्ला की एंट्री एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। कंज्यूमर्स को बेहतर ऑप्शंस, इकोनॉमी को लिफ्ट और एनवायरनमेंट को सांस मिलेगी। अब इस पूरे मुद्दे का एक दूसरा पहलू भी है दोस्तों, और उस दूसरे पहलू में कहा जाता है कि भाई इस एंट्री से जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनके ऊपर इस टेस्ला का बहुत गहरा असर पड़ेगा। लेकिन आइए अब इस सेक्शन में हम देखते हैं कि इन पॉलिसीज से जो पॉजिटिव्स होंगे हम उसको मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं और जो इसके नेगेटिव्स बोले जा रहे हैं उनको मिटिगेट कैसे किया जा सकता है। देखिए भारत में अब तक ईवी स्पेस में कुछ ही कार कंपनीज एक्टिव हैं। टाटा मोटर्स वाज लीडिंग बाय अ ह्यूज मार्जिन, उसके बाद MG मोटर्स, SAIC और JSW ग्रुप का वो कोलैबोरेशन भी हो गया है, जिंदल ने उसमें कोलैबोरेट कर लिया है और महिंद्रा एंड महिंद्रा का नंबर आता है। अब 2023 के डेटा को देखें तो टाटा मोटर्स ने लगभग 59,600 इलेक्ट्रिक कार्स बेची जो मार्केट शेयर का 73% था। वहीं MG ने 9400 यूनिट्स यानी 11.5% शेयर और महिंद्रा ने 4200 यूनिट सेल करके 5% शेयर पर अपनी पकड़ रखी। लेकिन इसी के साथ दोस्तों अगर आप 2024 और 2025 जनवरी तक का डेटा कंपेयर करो तो ये नंबर्स बदल चुके हैं। अब जो लीड है वो MG ले रहा है। अब MG का जो ये श्रेय जाता है वो उसके दो प्रोडक्ट्स को जाता है। एक जो उसने MG कॉमेट लॉन्च करा जो बेसिकली 8 से 10 लाख की प्राइस रेंज में है और दूसरा है MG का विंडसर जो 15 से 20 लाख की प्राइस रेंज पे है। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि कैसे दो प्रोडक्ट्स जो उसने कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, क्योंकि इंडियन पीपल आर वेरी सेंसिटिव टू द प्राइस, और इससे एक और टॉपिक भी चलता है कि भाई व्हाई फॉरेन कंपनीज फेल टू अंडरस्टैंड द इंडियन मार्केट सेंटिमेंट। उसका रीजन यही है। तो MG ने इसे क्रैक करा और अपने दो मॉडल्स, एक जो 8 से 10 लाख की रेंज में और दूसरा 15 से 20 लाख की रेंज में है, उससे मार्केट शेयर को कैप्चर कर लिया। तो इससे दोस्तों एक तो क्लैरिटी होती है कि अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो आपको अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेट करना होगा, प्राइसिंग कम करनी होगी, जिससे ओवरऑल एडवांटेज होगा। अब
अगर टेस्ला जैसे प्लेयर्स भी आते हैं और वो जो जिसने बोला भी है कि $24,000 के आसपास के प्राइस रेंज, जो भारतीय रुपीस में 20 लाख के आसपास का नंबर बनेगा, तो अगर वो प्राइस वाली कार भारत में टेस्ला लाता है तो डोमेस्टिक या लोकल कंपनीज को भी इनोवेट करना पड़ेगा, जिससे इन द एंड भारतीय कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस कम होंगे दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद अगर हम अपनी डोमेस्टिक ईवी मार्केट वॉल्यूम के बारे में बात करें तो वो दोस्तों अभी भी छोटा है। हम लगभग 1 लाख के आसपास, 80,000 से 1 लाख के आसपास कार्स पर ईयर बनाते हैं और उसमें भी टाटा का बोलबाला है, मोस्टली मिड रेंज मॉडल्स में, लाइक नेक्सन ईवी है, टाइगोर ईवी है, तियागो ईवी है। तो कुल मिलाकर टाटा मोटर्स ने अफोर्डेबल सेगमेंट में पहले ही चौका मारा हुआ है और 2024 तक 60,000 प्लस ईवीज बेचकर टाटा लीड कर रहा था। लेकिन अब कंपटीशन गर्म है। एमजी मोटर्स इंडिया जो SAIC वाले हैं, उसने JS EV और विंडसर EV, जिनकी प्राइस रेंज लगभग 14 से 16 लाख के आसपास है या 20 लाख के आसपास भी टॉप मॉडल जाता है, उसके साथ 2024 के क्वार्टर नंबर 4 में 10,000 यूनिट सिर्फ 3 महीने में बेच डाले और जनवरी 2025 तक 29% शेयर पकड़ लिया। साथ ही उसने 9 से 11 लाख के प्राइस में MG कॉमेट लॉन्च करी। इसकी वजह से टाटा का शेयर 2024 के एंड में 62% से स्लिप होकर जनवरी 2025 में 38% आ गया। उधर महिंद्रा भी किसी से पीछे नहीं, वो वोक्सवैगन के साथ टाई अप और यूके में ईवी डिजाइन सेंटर खोलकर अगला लाइनअप तैयार कर रहे हैं। Hyundai ने भी इनिशियली कोना EV 2019 में लॉन्च की थी, पर सेल्स लो रही और अब Hyundai ने इंडिया के लिए लोकलाइज्ड EVs पर फोकस बढ़ाया है। उसने क्रेटा EV 2025 के साथ 11% शेयर हासिल किया है और 2028 तक 6 मॉडल्स लाने का प्लान है। मारुति सुजुकी ICE का बॉस है जो अब तक EV सेगमेंट में पिछड़ गया था, लेकिन ऑटो एक्सपो 2023 में मारुति ने EVX कॉन्सेप्ट यानी ई विटारा दिखाया और 2025 तक अपनी पहली EV लॉन्च करने की प्लानिंग में है। मारुति के आने से एंट्री लेवल EV सेगमेंट और कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। अब दोस्तों जब हम डोमेस्टिक प्लेयर्स की बात कर ही रहे हैं तो एक ट्विस्ट और आता है और वो है चाइनीज प्लेयर्स का सीन, BYD। चाइना का EV जायंट 2022 से इंडिया में E6 MPV और Atto 3 SUV बेचता है। 2023 में उन्होंने $1 बिलियन का प्लांट लगाने का प्लान बनाया, लेकिन सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी बोलकर जुलाई 2023 में रिजेक्ट कर दिया। गलवान के बाद चाइनीज इन्वेस्टमेंट पे कड़ी नजर है। अब अगर BYD को देखें तो वो सिर्फ इंपोर्ट्स पे चल रही है और उसकी प्रेजेंस भी बहुत लिमिटेड है। और दूसरी तरफ MG मोटर्स जो इनडायरेक्टली चाइनीज कंपनी है, उसने अपने इंडियन ऑपरेशंस इंडियन पार्टनर जिंदन स्टील के साथ शुरू करने का प्लान बनाया ताकि सरकारी क्लियरेंस उसको जल्दी मिलती रहे। अब यानी टाटा वर्सेस चाइनीज राइवलरी एक तरह से गवर्नमेंट पॉलिसी से शेप हो रही है, जहां चाइनीज फैक्ट्रीज प्रपोजल्स को पुशबैक मिल रहा है। अब टेस्ला आएगा तो पहले हाई एंड सेगमेंट को टारगेट करेगा। अब दोस्तों इसी कंपटीशन में एंट्री होगी टेस्ला की, और अगर हम टेस्ला की बात करें तो टेस्ला अगर आएगा तो वो सबसे पहले हाई एंड सेगमेंट्स को टारगेट करेगा। मॉडल 3Y एक्सेट्रा है उनके, जिनकी एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज भारत में 35 to 50 लाख होगी। अब इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स भी इस सेगमेंट में नहीं है। ये टाटा या महिंद्रा जो है उनका EV 15 लाख तक की है, तो शॉर्ट टर्म में टेस्ला के आने से डायरेक्टली डोमेस्टिक EVs को कैनिबलाइज नहीं होना पड़ेगा, बल्कि लग्जरी ICEs जैसे BMW है, मर्सिडीज है, ICE जो ब्रांड्स हैं, और फॉर दैट मैटर टोयोटा भी है, टोयोटा की फॉर्च्यूनर है, उसका मार्केट कैप्चर करने पे टाटा का ध्यान होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में टेस्ला का जो $24,000 वाला मॉडल है, अगर वो आता है तो नेक्सन EV और महिंद्रा के कोर सेगमेंट में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ इनडायरेक्ट इफेक्ट्स जरूर होंगे, जैसे इनके जो प्रीमियम कस्टमर्स जो हैं वो टूट सकते हैं। प्राइस वॉर जैसी सिचुएशन में इन्हें अपने रेट्स कम करने पड़ सकते हैं, जिससे इनके मार्जिन्स पे चोट लगेगी। लेकिन इंडियन कंपनीज को टेक्नोलॉजी और क्वालिटी में अपना लेवल इससे डेफिनेटली अप करना होगा, जो भारतीय जनता के लिए पॉजिटिव होगा। अब इसके अलावा टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनीज के सप्लायर्स जो हैं वो टेस्ला के लिए भी काम कर सकते हैं। इससे इन्हें टेक ट्रांसफर का फायदा भी हो सकता है। तो अगर हम कंप्लीटली सम अप करें तो टेस्ला की एंट्री एक वेकअप कॉल जैसी होगी हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए, और उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी ग्लोबल बेंचमार्क के हिसाब से पुश करनी पड़ेगी। जो कंपनी इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी की तरह लेके इनोवेट करेगी वो फ्यूचर EV मार्केट को लीड कर सकती है, और जो कॉम्प्लेसेंट रही तो वो शायद पीछे रह सकती है। कंज्यूमर डिमांड शिफ्ट को पहचान के सभी को अपने प्रोडक्ट प्लान अलाइन करने होंगे। ऐसे में एक और फायदा भी है, अगर टेस्ला आएगा तो टेस्ला ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट्स में प्रेजेंट है। आपके लिए जो इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको अपने होम ग्राउंड टर्फ के ऊपर टेस्ला को फेस करने का मौका मिल रहा है। अब अगर वो फेस करेंगे और टेस्ला के साथ कंपीट करेंगे, और अगर टेस्ला के बराबर पहुंच जाएं या उसको बीट करने, दोनों सिनेरियोस अगर बराबर भी पहुंच जाएं, देन इंडियन कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को फॉरेन में लेके भी जा सकती हैं। वी कैन ऑल्सो गो टू साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स एंड यूरोपियन मार्केट्स फॉर दैट मैटर। अब दोस्तों जब हम टेस्ला के डोमेस्टिक इंपैक्ट की बात कर ही चुके हैं, तो चलिए एक ग्लोबल नजर भी डालते हैं। यानी टेस्ला की एंट्री के दौरान जिन देशों की EV इंडस्ट्री नेसेंट स्टेज में थी, उनके एक्सपीरियंस से इंडिया क्या कुछ सीख सकता है। आइए कुछ केस स्टडीज देखते हैं।
पहला चाइना 2010 में, वहां ईवी इंडस्ट्री नई नहीं थी, BYD, NIO जैसे प्लेयर्स अभी शुरू ही हुए थे। फिर 2019 में टेस्ला को शंघाई में गीगा फैक्ट्री खोलने दिया 100% ओनरशिप के साथ, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब ये एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट था, क्योंकि पहले चाइना फॉरेन ऑटोमेकर्स को जॉइंट वेंचर के बिना अलाउ नहीं करता था। अब टेस्ला ने इसी मौके का फायदा उठा के रिकॉर्ड टाइम में फैक्ट्री खड़ी करके लोकल प्रोडक्शन शुरू कर दी। और रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि 2020-22 में चाइना का ईवी मार्केट धमाका कर गया। चाइना की ईवी सेल्स 2018 में, जहां टोटल मार्केट का 4 से 5% थी, वो 2021 तक 15% और 2022 तक 25% मार्केट शेयर तक पहुंच गए। एक फिनोमिनल ग्रोथ। टेस्ला ने वहां कंज्यूमर्स में ईवी के प्रति एक ट्रस्ट बढ़ाया, ईवीज आर द फ्यूचर वाली थिंकिंग को मास लेवल पे ला दिया। अब इससे ईवीज की डिमांड बढ़ी और लोकल प्लेयर्स को भी फायदा हुआ। स्टडीज ने कंफर्म किया कि टेस्ला के आने से चाइनीज ईवी मेकर्स के सेल्स बढ़े, एक्सेप्ट उन सेगमेंट्स में जहां वो सीधा टेस्ला से टकरा रहे थे। लेकिन चाइनीज कंपनी ने स्ट्रेटजी शिफ्ट करके अपनी अफोर्डेबिलिटी और वैरायटी से देन फायदा उठाया। एग्जाम्पल, व्हीलिंग ने सस्ती मिनी ईवी लॉन्च की जो टेस्ला से सस्ती थी और वहां पे बहुत पॉपुलर हुई। साथ ही टेस्ला ने चाइना में एक सप्लाई चेन क्लस्टर डेवलप कर दिया। लोकल बैटरी मेकर जैसे कि CATL को बड़ा ऑर्डर मिला, इलेक्ट्रॉनिक सप्लायर्स ग्रो किए एक्सेट्रा, और आज हालात ये हैं कि चाइना वर्ल्ड का ईवी हब बन गया है। 2023 में ग्लोबल ईवी सेल्स का 50% से ज्यादा चाइना में प्रोड्यूस हुआ। इसमें टेस्ला और डोमेस्टिक दोनों मेजर रोल प्ले कर रहे थे। अब लेसन क्या मिलता है? देखिए, टेस्ला से पाई बड़ा हो सकता है, बस डोमेस्टिक प्लेयर्स को अपना गेम और ज्यादा स्ट्रांग रखना होगा। जैसे BYD ने इनोवेशन से टेस्ला को पीछे छोड़ा, वैसे ही इंडियन कंपनीज भी कर सकती हैं। अब दोस्तों, अगर हम USA का सीन देखें तो हालांकि USA में सिनेरियो अलग था क्योंकि टेस्ला वहीं की कंपनी थी, लेकिन एक रेलेवेंट पॉइंट ये है कि US ने कभी फॉरेन ईवीज पे रोक नहीं लगाई। 2012 से 15 में भी जब टेस्ला ने टेक ऑफ किया, तब पैरेलली जापानीज कंपनी निसान की जो लीफ ईवी और जर्मनी की BMW ईवीज भी फ्रीली बिक रही थी। US गवर्नमेंट ने सबको इक्वल इंसेंटिव्स दिए, फेडरल ईवी टैक्स क्रेडिट से उनको फायदा पहुंचाया गया। अब रिजल्ट ये हुआ कि कंपटीशन के बावजूद टेस्ला अपने डोमेस्टिक मार्केट में लीडर रहा और बाकी ऑटोमेटर्स को भी ईवी पुश करना पड़ा। आज जनरल मोटर्स, फोर्ड जैसे पुराने जायंट्स अपनी ईवी लाइनअप अग्रेसिवली बढ़ा रहे हैं, लार्जली टेस्ला के कंपटीशन के रिस्पॉन्स में। अब यूरोप का भी यही हाल है। जर्मनी, नॉर्वे जैसे देशों ने टेस्ला को ओपन आर्म से वेलकम करा विद कंज्यूमर इंसेंटिव्स, जिससे जर्मन ऑटोमेकर्स पर प्रेशर आया कि वो भी इलेक्ट्रिक शिफ्ट को जल्दी अपनाएं। लेसन, ओपन कंपटीशन से लोकल प्लेयर्स को इनोवेट करना पड़ता है, जो लॉन्ग टर्म में फायदा देता है। टाटा, महिंद्रा भी ग्लोबल सोच सकते हैं, और ऐसे में अगर भारत के लोकल ब्रांड्स भी इसको रेप्लिकेट करते हैं या इसके ऊपर चलते हैं, तो टाटा और महिंद्रा भी आने वाले सालों में ग्लोबल सोच सकते हैं और वो ग्लोबल मार्केट्स में एंट्री भी ला सकते हैं। अब इन मार्केट से दोस्तों हमें ये सीख मिलती है कि ईवी ट्रांजिशन ग्लोबल है और एक कंट्री अपने आप को बाहर रख के सस्टेन नहीं कर सकती। अगर हम टेस्ला या दूसरे ग्लोबल प्लेयर्स को रोकते हैं तो हो सकता है कि हमारी अडॉप्शन की पेस स्लो हो जाए। इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि इनकम्बेंट प्रोटेक्शन से शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है, पर लॉन्ग टर्म में कंज्यूमर चॉइस कम हो जाती है और इंडस्ट्री ग्लोबल इनोवेशन से कट ऑफ हो सकती है। इसलिए स्मार्टर अप्रोच ये है कि कंट्रोल्ड एंट्री दी जाए विद सम कंडीशंस, जैसे कि इंडिया अब कर भी रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, दुनिया के तजुर्बे से दो बड़ी बातें पक्की हैं। एक, टेस्ला जैसा प्लेयर आएगा तो ईवी अडॉप्शन तेजी से बढ़ता है, जो नेट पॉजिटिव होता है, जैसे कि चाइना। और दूसरी बात यह कि लोकल इंडस्ट्री को थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन सरकार की पॉलिसी और उनकी मेहनत से वो कंपीट डेफिनेटली कर सकती है, जैसे यूएस में देखने को मिला। अब प्रोटेक्शन लंबी रेस में काम नहीं करता, कंपटीशन तो बनता ही है। अब इंडिया को अगर हम देखें तो वो बहुत स्मार्टली चल रहा है। पहले फेम पॉलिसी आई जिसके जरिए ईवी को अपनाने के लिए इंसेंटिव्स दिए गए, फिर मैन्युफैक्चरिंग साइड पे भी PLI स्कीम लाके उनको इंसेंटिव्स दिया गया, और अब टेस्ला को रेगुलेट करके भारत में एंट्री दिला रहे हैं। अब ये बैलेंस स्ट्रेटजी है जो अन्य सक्सेसफुल मॉडल जैसे कि चाइना और यूएस से भी रेजोनेट करती है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ साथ टेस्ला को इंडिया में हिट बनाने और मैक्सिमम फायदे दिलाने के लिए हमें एक सॉलिड प्लान भी चाहिए। तो चलिए आगे का रास्ता देखते हैं, यानी पॉलिसी आइडियाज पे हम क्या काम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले फेज्ड ड्यूटी रोडमैप और लोकल मैन्युफैक्चरिंग एनफोर्समेंट पर हमें ठीक से काम करना होगा। अभी गवर्नमेंट ने 15% ड्यूटी 5 साल के लिए अलाउ करी है, कंडीशनल 500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब इसको हमें सख्ती से मॉनिटर करना होगा, हर साल ऑडिट करना चाहिए। 25% लोकल पार्ट्स 3 साल में और 50% 5 साल में। अगर वो नहीं होते तो डेफिनेटली पेनल्टीज भी इंक्लूड करनी चाहिए, और 5 साल के बाद ये ड्यूटी सरकार को बढ़ानी भी चाहिए, जैसे 15% से 25%, ताकि टेस्ला जल्दी से मेक इन इंडिया प्लान करे। अब प्लान हमें भी क्लियर रखना चाहिए, जैसे 2 साल में 20,000 इंपोर्ट्स, उसके बाद फैक्ट्री चालू नहीं हुई तो भाई ड्यूटीज वापस आपकी नॉर्मल पे आ जाएंगी। उसके बाद डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ट्रांजिशन सपोर्ट दिया जाना चाहिए, यानी जब तक ग्लोबल प्लेयर सेटल हो रहे हैं तो डोमेस्टिक OEMs के लिए कुछ सपोर्टिव मेजर्स चालू रखने होंगे, जैसे कि फेम 2 स्कीम 10,000 करोड़ सब्सिडीज अब अपने एंड की तरफ है, तो सरकार इसको एक्सटेंड या एक्सपैंड करने की तरफ सोच सकती है जब तक हम फेम 3 को इंप्लीमेंट नहीं करते।
अब इससे टाटा और महिंद्रा अपने ईवी बायर्स को थोड़ा प्राइस बेनिफिट भी कंटिन्यूली दे पाएंगे और वॉल्यूम भी बिल्ड करते रहेंगे। साथ ही पीएलआई स्कीम फॉर ऑटो कंपोनेंट्स एंड एसीसी बैटरीज, जिसमें 25,938 करोड़ रुपए ऑटोमोबाइल्स के लिए हैं और 18,100 करोड़ रुपए एसीसी बैटरीज के लिए, उसका इंप्लीमेंटेशन हमें फास्ट ट्रैक करना चाहिए। अब इस पीएलआई के तहत जो कंपनीज रिलायंस है, ओला है, राजेश एक्साइड एक्सेट्रा है, उनको बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एलोकेशंस मिले हैं। उनके प्रोजेक्ट्स को एक्सपीडिएट करने में गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है, एग्जांपल के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंसेस देकर। दूसरा, लोकल बैटरी सप्लाई सस्ती होगी तो सभी मैन्युफैक्चरर्स इंक्लूडिंग टेस्ला को फायदा होगा और कॉस्ट कंपटीशन में हमारे प्लेयर्स बेटर स्टैंड्स भी ले पाएंगे। दोस्तों, टेस्ला के साथ ईवी रेवोल्यूशन लाना है तो चार्जिंग का नेशनल मिशन भी चाहिए। अभी प्राइवेट प्लेयर्स और डिस्कॉम्स कुछ कर रहे हैं, लेकिन बड़ा स्केल चाहिए होगा। 2030 तक अनुमान है कि हमें 5 लाख पब्लिक चार्जर्स चाहिए। अगर हम सीआईए की बात करें तो उसके हिसाब से 5.4 लाख चाहिए। तो भाई इसके लिए क्या करना होगा? देखिए, हमें इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स लानी होगी। सरकार आईओसीएल, बीपीसीएल को बोले कि भाई हर फ्यूल पंप पे फास्ट चार्जर लगाओ। शुरुआत हाईवेज और सिटीज से हो। पावर मिनिस्ट्री डिस्कॉम्स से सिटी प्लान बनवाए। अब इसको सरकार ने बजटरी सपोर्ट भी दी थी। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ पैसा भी एलोकेट किया गया था, हम उसे बढ़ा सकते हैं। अब इसी के साथ साथ सरकार एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी ला सकती है, जिससे प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी सपोर्ट मिलेगा। प्लस नई बिल्डिंग्स में चार्जिंग कंपलसरी करी जाए। मेनी सिटीज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस, एग्जांपल इज दिल्ली। अब फास्टर अडॉप्शन के लिए ये सब स्टेप्स क्रूशियल होंगे ताकि चार्जिंग का बॉटलनेक ना रहे और लोगों को ईवी से जो एंजाइटी वाली फीलिंग आती है कि भाई अगर जाएंगे तो भाई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, खत्म हो गया तो रास्ते में क्या करेंगे, सो वो चली जाएगी, तो जिससे अडॉप्शन विल बी नॉर्मलाइज्ड। अब दोस्तों, ईवी का इसके बाद दिल है बैटरी और इसका रॉ मटेरियल लिथियम निकल, जो अभी भी हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत क्रूशियल रहेगा। आत्मनिर्भर बनने के लिए बैटरी सप्लाई चेन पर ध्यान देना होगा। 2023 में जम्मू एंड कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम मिला था। अब इस अपॉर्चुनिटी को हम कैश कर सकते हैं। माइंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि J&K वाला ब्लॉक ऑक्शन होगा तो प्रोसेस फास्ट ट्रैक हो और रेप्यूटेबल माइनिंग फर्म्स को हम इनवाइट करके एक ट्रांसपेरेंट ऑक्शन भी करवा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ दोस्तों, रिफाइनिंग कैपेसिटी लगाना इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कच्चा खनिज का कोई फायदा नहीं है। जब तक उसे बैटरी ग्रेड लिथियम कार्बोनेट में कन्वर्ट ना किया जाए तो हमारे लिए वो क्या ही फायदा देगा। अब पीएसयू जैसे कि खनिज कंपनीज है, नैल्को है, HCL है, उन्होंने एक कंसोर्टियम बनाया है, काबिल। तो काबिल क्या करता है, ये ओवरसीज लिथियम एसेट जाके एक्वायर कर रहा है। तो उनको भी इनकरेज हमें करना चाहिए कि भाई तुम और ज्यादा रॉ मटेरियल भारत में लेके आओ, जहां पे हम रिफाइन करेंगे इसको। रिलायंस, अडानी, टाटा जैसे बड़े प्राइवेट प्लेयर्स पीएलआई स्कीम के साथ सेल मैन्युफैक्चरिंग में आगे आए तो पॉसिबली इससे टेस्ला को भी इनकरेजमेंट मिलेगी कि वो सिर्फ कार ही नहीं बल्कि बैटरी गीगा फैक्ट्री भी भारत में लगाए। उसके पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, तो अगर वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो तो हम ग्लोबल बैटरी सप्लाई चेन का भी पार्ट बन सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल दोस्तों ये होना चाहिए कि मेड इन इंडिया बैटरी से हमारी ईवी नीड्स पूरी हो, इंपोर्ट बिल बचे और चाइना पे हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस खत्म हो जाए, जिससे इंपोर्ट बिल बचाने के साथ साथ हम स्ट्रैटेजिकली भी भारत को सिक्योर रख पाएंगे। दोस्तों, टेस्ला के आने के बाद एक और बड़ा फायदा होगा जॉब्स और स्किल्स का। ऑटोमोटिव सेक्टर में पहले से 3.7 करोड़ लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोजगार मिलता है और ईवी ट्रांजिशन से इसमें नए रोल्स ऐड होंगे। टेस्ला यहां प्लांट लगाने आएगा तो हजारों लोगों को काम मिलेगा। जर्मनी में भी टेस्ला की गीगा फैक्ट्री से 12,000 जॉब्स बनी हैं। इंडिया में भी लगभग 5,000 से 10,000 डायरेक्ट जॉब्स आ सकते हैं, जिसमें कि फैक्ट्री वर्कर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स, ये सब शामिल होगा। फिर सप्लाई चेन की बात भी करें तो ये बैटरी प्लांट, कंपोनेंट सप्लायर्स में भी बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट जॉब जनरेट करेगा। गवर्नमेंट का दावा है कि ईवी इंडस्ट्री 2030 तक 5 करोड़ यानी कि 50 मिलियन जॉब्स बना सकती है, पूरे इकोसिस्टम को इंक्लूड करके। अब ये नंबर काफी ऑप्टिमिस्टिक है, पर इसमें पूरा ईवी वैल्यू चेन गिनाया गया है, फ्रॉम रॉ मटेरियल माइनिंग टू चार्जिंग स्टेशन का मेंटेनेंस। अब इमीडिएट टर्म में स्किल गैप को हमें ब्रिज करना होगा, ये एक चैलेंज है। ईवीज इंटरनल कंबशन इंजन्स जो हैं वो उस टेक्नोलॉजी से काफ़ी अलग हैं। जैसे ईवी में बैटरी केमिस्ट्री, हाई वोल्टेज सिस्टम्स, एडवांस सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन आता है, तो इंडिया के वर्कफोर्स को हमें अकॉर्डिंगली ट्रेन करना पड़ेगा और ये अभी से होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो कल 1 साल बाद या 1.5 साल या 2 साल बाद टेस्ला का प्लांट स्टैब्लिश भी होता है तो हम ऑलरेडी एक वर्कफोर्स उन्हें प्रोवाइड कर पाएं और साइमल्टेनियसली रेसिप्रोकेशन में क्या रहेगा, हमारी यूथ को भी जॉब्स मिल जाएंगी। स्किल इंडिया मिशन के अंदर एक डेडिकेटेड प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं, जैसे ईवी स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इसमें जो ITIs हैं उनमें भी ईवी मेंटेनेंस कोर्स, बैटरी असेंबली कोर्स शामिल कर देना चाहिए। अब इससे क्या होगा कि मान लो अगर टेस्ला का कोई सर्विस स्टेशन है तो वहां पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह तो चलो होंगे ही, लेकिन वो उतनी भरमार में नहीं होंगे, क्योंकि रियल लेवल जो सर्विस में काम करना होगा वो वाली वर्कफोर्स हम ITI से ला सकते हैं।
अब ऐसे में अगर टेस्ला आता है तो हम टेस्ला को भी बोल सकते हैं कि भाई आप अपना एक ट्रेनिंग अकेडमी टाइप सेटअप करो। जैसे जर्मनी में भी टेस्ला ने अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम चलाया था लोकल यूथ के लिए, वैसे इंडिया में भी आईटीआई ग्रेड्स को टेस्ला इंटर्नशिप दे सकती है अपने प्लान शुरू होने से पहले। हेंस दोस्तों, गवर्नमेंट इस प्रकार से इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट पार्टनरशिप्स को फैसिलिटेट कर सकती है। दोस्तों, जॉब्स का लेकिन एक और एंगल भी है, और वो है जॉब्स डिस्प्लेसमेंट का। देखिए, ईवीज के आने से ट्रेडिशनल इंजन मैन्युफैक्चरिंग और रिलेटेड सप्लाई चेन में जॉब्स कम होंगी। पिस्टन, गियर बॉक्स फैक्ट्रीज वगैरह ग्रेजुअल स्लो डाउन भी फेस करेंगे। अब एक एस्टिमेट है कि 2030 तक ईवी ट्रांजिशन से 1.6 लाख जॉब्स ऑयल और आईसी सेक्टर में जा सकती हैं। हालांकि 1.2 लाख नए ईवी जॉब्स बनेंगे, मतलब 40,000 का नेट लॉस हो सकता है अगर हम इन बच्चों की रीस्किलिंग ना करें तो। अब पॉलिसी मेकर्स को भी अभी से सोचना होगा। आईसी वर्कर्स को ईवी असेंबली की ट्रेनिंग दी जाए, मैकेनिक्स को ईवी रिपेयर कोर्सेज करवाए जाएं और डीलरशिप्स के लिए सेफ्टी वर्कशॉप्स लाई जाएं, क्योंकि हाई वोल्टेज ईवीज बिना ट्रेनिंग के बहुत ज्यादा रिस्की हो सकते हैं। अब टेस्ला के साथ हमें फायदा एक ये भी आता है कि इसमें बहुत ज्यादा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और हाईटेक टेक्नोलॉजी जिन्होंने पढ़ाई करी है वो वाले एक्सपर्ट्स हैं, उनको वापस से इंडिया में अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अब इससे रिवर्स ब्रेन ड्रेन भी होगा, शायद सिलिकॉन वैली के इंडियन टैलेंट वापस आएंगे टेस्ला के बड़े रोल्स के लिए। अब अगर सरकार इन्हें ईज ऑफ लिविंग जैसे कि गुड हाउसिंग नियर द फैक्ट्री, एक्सपैट टैक्स ब्रेक्स दे, तो ये टॉप टैलेंट को हम भारत में रिटेन कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर कहूं तो दोस्तों, टेस्ला की इंडिया में एंट्री एक गेम चेंजर बन सकती है। टेस्ला की इंडिया एंट्री एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है भारत के ऑटोमोटिव और एनर्जी सेक्टर के लिए। इन्वेस्टमेंट आएगा तो टेक ट्रांसफर होगा, कंज्यूमर को ऑप्शंस मिलेंगे और हमारी कंपनीज ग्लोबल रेस के लिए तैयार हो जाएंगी। सरकार को अब जल्दी काम करना होगा, क्लियर रोड मैप, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट इंसेंटिव्स और सपोर्ट देनी होगी। इस सॉलिड प्लान से इंडिया ईवी रेवोल्यूशन में दुनिया का लीडर बन सकता है। क्लाइमेट और इकोनॉमिक गोल्स को भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, टेस्ला की गाड़ियां सिर्फ ब्रांड नहीं, जैसे कि हमने बाकी मुल्कों की केस स्टडीज में देखा, भारत की ईवी इंडस्ट्री के लिए एक नया रास्ता ला रही है, लेकिन इसे शेप देना हमारे हाथ में रहेगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो का एनालिसिस। अब आपके इसके बारे में क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।